मंटो की दुनिया प्रस्तुत है इस धारावाहिक की 13वीं और अंतिम कड़ी। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार सादत हसन मंटो की 13 कहानियों के रेडियो नाट्य रूपांतरण पर आधारित इस धारावाहिक की अंतिम कड़ी का विषय है स्वराज्य के लिए। मंटो की इस कहानी के रेडियो नाट्य रूपांतरकार हैं एस फसीलत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देश आजाद कराएंगे, गोरों को भगाएंगे। देश आजाद कराएंगे, गोरों को भगाएंगे। हमें आजादी चाहिए, जलियांवाला बाग के शहीद अमर रहें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सादत, देख रहे हो आजादी के मतवालों का जोश। इन नारों में कैसी गजब की जवानी है। लोगों के दिलों से जलियांवाला बाग के खूनी हादसे का खौफ अब खत्म हो गया है और उसकी जगह एक बेखौफ तड़प ने ले ली है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो शहजादे गुलाम अली। कोई कह सकता है कि ये वही जलियांवाला बाग है जहां जनरल डायर ने बेकसूर निहत्थे हिंदुस्तानियों की लाशों के ढेर लगा दिए थे। नारे लगाना, जुलूस निकालना और कैद हो जाना अब लोगों का एक दिलचस्प मशगला बन गया है। सुबह कैद हुए, शाम को छोड़ दिए गए। मुकदमा चला, चंद महीनों की कैद हुई, वापस आए, फिर एक जोरदार नारा लगाया, फिर कैद हो गए। कैसे जिंदगी से भरपूर दिन हैं। वो सामने देखो, किसी ने अलाव जलाकर विदेशी कपड़ों की चिता बना दी है। लोग अपनी बोस्की की कमीजें उतारकर शोलों की नजर कर रहे हैं। याद है शहजादे, हम दोनों मैट्रिक में इकट्ठे 2 बार फेल हुए थे। दोनों साथ में भागकर बंबई गए थे, मगर जब पैसे खत्म हो गए और फुटपाथ पर सोना पड़ा तो घर पर खत लिखे, माफिया मांगी और वापस आ गए। मैं तो कलम का ही धनी रहा, मगर तू जलसे, जुलूस और हड़तालों के चक्कर में पड़कर इतना बड़ा नेता बन गया। हाँ सादत, पार्टी ने मेरी मेहनत और कुर्बानियों का सिला दिया और आज मुझे डिक्टेटर बना दिया गया है। ये डिक्टेटर कौन सा ओहदा हुआ? तुम जलियांवाला बाग के इस मैदान पर जरा नजर डालो। हाँ। चारों तरफ तंबू और कनातें लगी हुई हैं। जो खेमा सबसे बड़ा है, हाँ, उसमें हर दूसरे तीसरे रोज एक डिक्टेटर बना के बैठा दिया जाता है। अच्छा। जिसको तमाम वॉलंटियर सलामी देते हैं। जब एक डिक्टेटर गिरफ्तार हो जाता है तो दूसरा डिक्टेटर उसकी जगह ले लेता है। एक तरह से डिक्टेटर को पार्टी का सबसे सम्मानित नेता ही समझो। तू डिक्टेटर बन जा या राष्ट्रपति बन जा, मेरे लिए तो वही मैट्रिक फेल गुलाम अली शहजादा। मजाक ना उड़ाओ सादत। मैं जानता हूं मेरा सर छोटा है और जो इज्जत मुझे मिली है वो बहुत बड़ी है। बुरा न मान यार, सच तो ये है कि मुझे तेरी तकरीरें बहुत मुतासिर करती हैं। मैंने बहुत से नेताओं की तकरीरें सुनी हैं, मगर आजादी की जो दीवानगी और ललकार तुम्हारी तकरीरों में है वो कहीं नजर नहीं आती। सादत, मैं जो कुछ सोचता हूं वही बोलता हूं। मैं नहीं चाहता कि ये गोरे मेरे मुल्क में एक दिन के लिए भी रुकें। यार शहजादे, तू कितना खुश नसीब है कि तेरी तकरीरें सुनने सैकड़ों लड़कियां और औरतें भी आती हैं। ये बता कि किसी से इश्क विश्क का कोई चक्कर चला या बस यूं ही? उधर देखो, खेमे के पास कई औरतें खड़ी हैं। उनसे थोड़ी ही दूर पर एक लड़की अकेली खड़ी है। देखी? आहा, एक लड़की खड़ी तो है, खादी की सफेद बेदाग साड़ी पहनी। हाँ वही, उसका नाम निगार है। जनाना अस्पताल में नर्स है और शायद पहली मुसलमान लड़की है जिसने अमृतसर में बेपर्दा होकर आजादी की तहरीक में हिस्सा लिया है। अच्छा, तो क्या तुम्हें इससे? हाँ, मुझे इससे प्यार हो गया है। अच्छा। और वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती है। शादी करना चाहते हैं हम दोनों। अच्छा। और वो इसके लिए तैयार भी है। और निगार के माँ बाप? वो यतीम लड़की है। अच्छा। माया बाप में से कोई भी जिंदा नहीं। अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद उसी को करना है। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? करो बिस्मिल्लाह, मैं कल ही तुम्हारे निकाह का इंतजाम किए देता हूं। सादत, तुम नहीं जानते। क्या?
कोई भी फैसला करने से पहले बाबा जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। ये बाबा जी क्या चीज है? बाबा जी बहुत जबरदस्त हस्ती है सादत। अच्छा। पार्टी में उनकी हैसियत एक सरपरस्त, एक बाप जैसी है। वो बहुत ज़हीन और आलिम शख्स हैं, इसीलिए सब उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उनकी आंखों में एक मकनातीसी कुव्वत और आवाज में जादू है। मैंने अमृतसर में तमाम लीडरों के जलसे जुलूस देखे हैं, एक सिर्फ बाबा जी को ही नहीं देखा। कल मैं और निगार उनके दर्शन करने जाएंगे और शादी की इजाजत भी मांगेंगे। वो लाला हरिराम सर्राफ की कोठी पर ठहरे हुए हैं। अच्छा। वहीं जाना है। मुनासिब समझो तो तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है, जब तुम लोग जाओ तो मुझे भी साथ ले लेना। ठीक है। तेरी धरती को चूमे बुलंद आसमां, तेरी धरती को चूमे बुलंद आसमां, तेरी धरती को चूमे बुलंद आसमां, मेरे हिंदोस्तां, मेरे हिंदोस्तां, मेरे हिंदोस्तां, मेरे हिंदोस्तां। सादत, वो जो गेरुए रंग का तहमत बांधे, गांव तकिए से टेक लगाए, खजूर के पत्तों की चटाई पर एक बुजुर्ग बैठे, वही बाबा जी हैं। अच्छा। चलो हम लोग भी उनके पास ही जाकर चलो बैठते चलो हैं। चलो। निगार, तुम भी आओ। जी अच्छा। बाबा जी हाथ के इशारे से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ। बाबा जी, ये मेरे दोस्त सादत हसन हैं और ये निगार। सदा सुखी रहो। तुम्हारी नजरें सब कुछ बता रही हैं और अब तुम मुझसे शादी की इजाजत लेने आए हो, यह भी जानता हूं मैं। तो तुम दोनों फैसला कर चुके हो, शादी जरूर करोगे? जी हाँ बाबा जी। बाबा जी, परेशान मत हो, कल शाम को हम जलियांवाला बाग आएंगे और तुम दोनों को मियां बीवी बना देंगे। रजाकारों से कहो कि दुल्हन दूल्हा के लिए एक छोटा सा तंबू लगाकर उसे फूलों से सजा दें। मुबारक हो निगार, बाबा जी ने रजामंदी दे दी। तुम्हें भी। अब कल के लिए मुझे क्या क्या काम करने हैं? कोई खास नहीं, रजाकार खाने वगैरह का इंतजाम कर देंगे। तुम लड्डुओं और छुआरों का इंतजाम कर देना और एक मौलवी साहब को भी साथ ले आना। ठीक है, अब चला जाए यहां से। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आइए सब आइए। बहुत अच्छी तरीके से शादी हो रही है, शादी ऐसी होना चाहिए, बहुत अच्छी। चलिए, हाँ, खूब गहरी। आप भी आइए, आप भी आइए। बाबा जी, निकाह की रस्म पूरी हो गई है, ये छुआरे और लड्डू कबूल फरमाइए। ओह, छुआरे तो हम जरूर खाएंगे। आओ भाई शहजादे, निगार, तुम दोनों हमारे पास बैठ जाओ। आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा जी, और कुछ नसीहतें भी। अवश्य बालिके, अवश्य। मैं गुलाम अली और निगार को उनकी शादी पर मुबारकबाद देता हूँ। सज्जनों, अब ये दोनों बच्चे ज्यादा लगन और जोश से अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे। एक दूसरे के दोस्त बनकर ये दोनों स्वराज के लिए कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक हिंदुस्तान को स्वराज्य नहीं मिलता, मेरा और निगार का रिश्ता बिल्कुल दोस्तों की तरह होगा। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। निगार, तुम एक गुलाम बच्चे की मां बनो, क्या तुम्हें यह गवारा होगा? जी नहीं, मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि मैं गुलाम बच्चे की मां बनूं। बाबा जी, हम दोनों को आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्य हो, तुम दोनों धन्य हो। सादत, तुम कहाँ उठकर चल दिए? मेरी बात तो सुनो। मेरी फितरत को तुम जानते हो गुलाम अली,
वो जगह जहां इंसानी फितरत के खिलाफ उसूल बनाकर इंसानों को एक लकीर पर चलाया जाए, मेरी नजरों में कोई कीमत नहीं रखती। आजादी हासिल करना बिल्कुल ठीक है, उसके लिए आदमी जान दे दे, ये बात भी समझ सकता हूं मैं। लेकिन इसके लिए एक इंसान को तरकारी की तरह ठंडा और बेजरर बना दिया जाए तो ये मेरी समझ से बाहर है। मैं जा रहा हूं। अरे अरे सादत, सुनो सुनो। नहीं, अरे मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं, रुको रुको। नहीं। अरे भाई बैठो। घर से निकले 8 बरस हो गए। यूं समझो कि गुलाम अली की शादी को 8 बरस हो गए। दोस्त, अहबाब और अमृतसर की सड़कें गलियां किस हालत में हैं, इसका मुझे कुछ इल्म नहीं। बस इतना जरूर जानता हूं कि शादी के दूसरे रोज ही गुलाम अली को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो जंग आजादी का 40,000वां सियासी कैदी था। बंबई फोर्ट के इलाके में खड़ा हूं, अपने लिए एक अच्छा जूता खरीदना चाहता हूं। टहलता हुआ जूतों की दुकान के पास आता हूं। क्या मांगता है साहेब? गमबूट चाहिए। गमबूट निकालो। बाजू वाली दुकान में मिलेगा साहिब, रबड़ की कोई चीज हम इधर नहीं रखता। क्यों? मैं तो नौकर हूं साहिब, सेठ की मर्जी, वो रबड़ की कोई चीज नहीं बेचता। कहाँ है तुम्हारा सेठ? वो जो दुकान के बाहर खड़े फल वालों से संतरे खरीद रहा है। वो हाँ हाँ। वो जिसकी गोद में एक बच्चा भी है, हाँ जो इधर ही आ रहा है। जी हाँ जी हाँ वही। कौन है ये? एक जाना पहचाना सा चेहरा। इसे देखकर तो यूं लगता है जैसे किसी ने 8 बरस पहले के दौर में वापस फेंक दिया हो। अरे गुलाम अली, तुम? सादत, मेरी जान, मेरे दोस्त। जाओ, इसे घर ले जाओ राजू। बहुत बेहतर है साहब। तुम जलियांवाला बाग का चबूतरा छोड़कर चले गए थे। तुम्हारी नाराजगी दूर करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि दूसरे रोज ही मैं कैद हो गया था और मुझे मुल्तान जेल भेज दिया गया था। जेल से 8 महीने के बाद रिहाई मिली। तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम नहीं मिले। और अब 8 साल बाद मिले हो, और वो भी यूं अचानक। वो बच्चा किसका है गुलाम अली? मेरा। इससे बड़ा एक और भी है। 2 बरस से यहाँ बंबई में हूँ। अच्छा। बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है। तुम क्या कर रहे हो? सुना है बहुत बड़े अफसाना निगार बन गए हो। ठीक ही सुना है तुमने। मुझे मालूम है सादत, तुम मेरी जिंदगी का अफसाना बना दोगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जलियांवाला बाग के उस चबूतरे पर एक अहमकाना फैसला करके मैंने कितनी रूहानी और जिस्मानी तकलीफ उठाई है, वो तुम नहीं जानते। वो फैसला नेचर के खिलाफ था, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि फितरत के खिलाफ जो भी कदम उठाएगा उसे तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। जेल से वापस आकर मैं निगार से मिला। अस्पताल की नौकरी छोड़कर वो बाबा जी के आश्रम में चली गई थी। 7 महीने की कैद के बाद जब मैं उससे मिला तो उसकी बदली हुई रंगत और उसकी बदली हुई दिमागी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि उसका गम भी वही है जो मेरा है। निगार की हालत मुझसे मुख्तलिफ थी। वो माँ बनना चाहती थी। गली में जब भी किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता, वो छुप छुप कर अपने आंसू और अपनी आहें अपने सीने में दफन करती रहती। मैं ये सब कुछ देखकर अपने ज़मीर से एक फैसला कुन जंग लड़ता रहा। अच्छा। और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि फितरत की खिलाफ वर्दी हरगिज़ हरगिज़ बहादुरी नहीं है। कब्र खोद कर उसमें गड़ जाना और कई कई दिन तक उसके अंदर दम साधे रखना, नुकीली कीलों के बिस्तर पर लेटे रहना, एक हाथ बरसों ऊपर उठाए रखना, यहाँ तक कि वो सूख सूख कर लकड़ी बन जाए। ऐसे मदारी पने से खुदा मिल सकता है और ना स्वराज। ठीक बात है। और मैं तो समझता हूँ सादत कि हिंदुस्तान को स्वराज सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा कि यहाँ मदारी ज़्यादा हैं और लीडर कम। ठीक कहा। और जो हैं वो फितरत के कानून के खिलाफ चल रहे हैं। तुमने जो कुछ किया गुलाम अली, वो इंसानी फितरत के मुताबिक किया। जलियांवाला बाग के उस चबूतरे पर मेरी नाराजगी की बात अब तुम्हारे समझ में आई होगी।
खैर छोड़ो, अब ये बताओ कि निगार कहाँ है? ओह निगार, तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था मैं। मुझे नौकर ने बताया हाँ, हाँ। कि आप आए हैं, फौरन ही चली आई। बहुत अच्छा किया। उफ, आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकती। मैं यहीं बम्बई में हूँ, अक्सर आता रहूंगा निगार। लेकिन आप कहाँ चले? हमारे साथ खाना ही खा लेते। खाना? फिर सही, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। जल्दी? कैसी जल्दी? अपने कमरे पर पहुंचकर जल्द से जल्द तुम लोगों की जिंदगी पर एक कहानी लिखना चाहता हूं मैं। कहीं सारे वाकयात भूल ना जाऊं। खुदा हाफिज। स्वराज्य के लिए अभी आपने मंटो की इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण सुना। रूपांतरकार थे एस फजीलत। भाग लेने वाले कलाकार थे गुलाम अली विजय अग्रवाल, सादत राजदीप शर्मा, निगार राना तलत और बाबा जी की भूमिका में जुबैर शाह खां। इस धारावाहिक के सह प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र राजेश्वरी और असीम सक्सेना। प्रस्तुति